हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट थे वो आपके अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको देख लेना। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपको। देखिए क्वेश्चन में बोला है 12 आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5 भाग है। यानी जो 6 देश दे रखे हैं ABCDEF, इन 5 देशों की जीडीपी का 1/5 भाग कौन से देश की जीडीपी के बराबर है। सबसे पहले हम इन छः देशों की जीडीपी निकाल लेते हैं। तो इन सबकी टोटल जीडीपी कितनी है, तो सबको जोड़ लीजिए। 125, 100, इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए 125 + 100 225। और वैसे आपको जोड़िए 75 और 25 200 हो जाएंगे। 75 और 125 मिला के 200 हो जाएंगे। 200 + 300 400, 200 600 और 150 750। सिंपल तरीका जोड़ने का। इन टोटल जो जीडीपी है वो कितनी हो जाएगी 750। इसका 1/5 पूछा है तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150। तो आपको देखना है कि 150 किसकी जीडीपी है, तो 150 किसकी है, सी वाले की। तो वही आपसे पूछा था कि 1/5 किसकी जीडीपी के बराबर है। कुल मिला के आपको क्या करना था, सबको जोड़ना था। सबको जोड़ने का आसान तरीका बता दिया मैंने। 125 में 75 जोड़ देंगे 200 हो जाएगा सीधे सीधे। फिर 300 400 और 200 600, 600 + 150 750। 750 का 1/5 निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा। 150 पूछा था किसका है, तो 150 सी का है। ठीक है, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2। ये मिश्र धातु 1 का दे रखा डेटा, ये आपका 2 का दे रखा है। ABCD का मिश्रण करके तैयार किया गया है। पाई चार्ट दो मिश्र धातुओं में इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, यदि एक यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु 1 है और 2 किलोग्राम मिश्र धातु 2 है, इसका जो पूरा वजन है वो कितना है, 2 का 2 किलोग्राम यानी कि 2000 ग्राम हो जाएगा। और 1 का 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ग्राम में दे रखे हैं, मैंने इसलिए किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में बी का द्रव्यमान बताइए। बी का हमें द्रव्यमान निकालना है। तो जरा आप ये बताइए कि मिश्र धातु जो एक है, जो जिसका पूरा जो वजन है वो कितना है, 1000 ग्राम है। उसमें बी कितना है, तो बी है आपका 30%। तो 1000 का 30% निकालेंगे, तो 1000 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको पता है कितना आएगा, 300 ग्राम आएगा। 300 ग्राम। ऐसे मिश्र धातु जो 2 है उसमें बी कितना है, 20% है। तो मिश्र धातु बी कितना 2000 का क्या निकालना है आपको, 20% निकालना है, जो कि कितना आएगा निकल के, 400 ग्राम निकल के आएगा। और आपसे बोला है कि दोनों को मिला दिया जाए। ठीक है, एक और दो दोनों को पिघलाकर मिश्र धातु मिश्रित किया जाता है। तो जो मिश्रण बनेगा, जो मिश्र धातु बनेगी दोनों को मिक्स करने पे, उसमें बी का वजन कितना होगा। बी का द्रव्यमान पूछा है तो दोनों को मिला दीजिए। यहाँ से 300 ग्राम मिल जाएगा, यहाँ से 400 ग्राम मिल जाएगा। कुल वजन कितना हो जाएगा, 300 + 400 यानी कि 700 ग्राम। कितना हो जाएगा, 700 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। दो संख्याओं का योग 77 है, उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना है। तो अनुपात दे रखा है 6:5, इनका अनुपातिक योग निकालेंगे कितना आएगा, 6 और 5 11 यूनिट आएगा। और 11 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है आपको 77। इनका अनुपातिक योग 11 है, 11 यूनिट की वैल्यू 77 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 70 में 11 का भाग कर देंगे कितना आएगा, 7। 7 क्या है आपका, दोनों का अनुपातिक अंतर, यानी 1 यूनिट आपका अंतर है। अंतर ही आपसे पूछा है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 7। तो अंतर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। योग 11 यूनिट था, 11 की वैल्यू 70 दे रखी है, 1 की पूछिए जो कि आपकी 7 निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जब एक संख्या को 44 से भाग करते हैं तो भागफल हमें 432 मिलता है और शेष 0 मिलता है। तो यदि उसी संख्या को 31 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। पहले तो हम संख्या निकाल सकते हैं। माने तो वो संख्या हमारी x थी, जब हम x में कितने से भाग कर रहे हैं, 44 से भाग कर रहे हैं। तो हमें भागफल कितना मिल रहा है, भागफल मिल रहा है हमें 432 और शेषफल कितना मिल रहा है, 0। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हमारी भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल और ये शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 44 गुणा 432 प्लस का 0। तो हमारी संख्या निकल के आएगी 44 गुणा 432। ठीक है, 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिलहाल इस संख्या को इसको ऐसे ही रहने दीजिए, x की वैल्यू आपको इतना ही रहने दीजिए। अब कह रहे हैं यदि इस संख्या में हम कितने से भाग करें, 31 से भाग करें तो हमें शेषफल क्या मिलेगा। तो जब हम इस संख्या में किसमें 44 गुणा 432 में 31 से भाग करेंगे शेषफल में क्या मिलेगा, तो देखिए। तो जब हम 44 में 31 से भाग करेंगे तो शेषफल में कितना मिलेगा, प्लस के 13 मिलेगा।
और जब हम 432 में 31 से भाग करेंगे तो शेषफल में माइनस के 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, शेषफल कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेगा। माइनस के 2 का गुणा प्लस के 13 में करेंगे कितना आएगा, माइनस के 26 आएगा। और जब माइनस के 26 में 31 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, क्योंकि शेषफल आपका माइनस में नहीं होता है तो जिससे हम भाग कर रहे होते हैं उसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो 31 माइनस के 26 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो जो शेषफल आएगा लास्ट में वो कितना आएगा, 5 निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि अंडर रूट में 1500 है और अंडर रूट में 441 का मान चाहिए। तो देखिए 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। 21 को हम 1500 में जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट में 1541 हो जाएगा। और 1541 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1541 का वर्गमूल होता है आपका 39। कितना होता है, तो 39 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ठीक है, ये वर्गमूल वगैरह कैसे निकालते हैं इसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल निकालना मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में दिया है कि 72 प्लस 34 भागे 2, फिर प्लस में ब्रैकेट में आपको ये सब संख्या दे रखी है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इस तरह सॉल्व कैसे करते हैं, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से करते हैं। बोर्ड मास का नियम आपको पता ही होगा। बोर्ड मास का नियम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बी का मतलब होता है कोष्टक, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। कोष्टक में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर आपका मझला और फिर आपका सबसे बड़ा। इस क्रम में आपको सॉल्व किया जाता है कोष्टक की चीज़ों को। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब एक्चुअल में गुणा होता है। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, फिर एम का मल्टीप्लाई, इसका प्लस और इसका माइनस। ठीक है, इस क्रम में चीज़ें सॉल्व होती हैं बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। ठीक है, ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, दोनों में यदि का दे रखा हो और गुणा दे रखा हो तो पहले हम का वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इस क्रम में आपको सॉल्व करनी है चीज़ें। अब देखिए इस क्रम में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट भी कौन सा, रेखा कोष्टक इसमें दे नहीं रखा है, छोटा कोष्टक दे रखा है। छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे जो कि आपको यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो 75 में 15 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो इस पूरी वैल्यू की जगह कितना आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू की जगह आ जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है, प्लस के 6, 6 और 5 11। तो पूरा जो ब्रैकेट है मंझला कोष्टक उसकी जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए 72 प्लस 34, चूँकि ये भी छोटा कोष्टक है, दोनों जोड़ देंगे कितना है, 106। इसको यहाँ देखिए यहाँ पर 106 भागित 2 प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा आपका, तो 75 में 15 भाग किया था, 5 मिल गया था, 5 6 में जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 और 6 11। महिला कोष्टक के अंदर 11 बचेगा और गुणा हो जाएगा 2 का। ठीक है, अब 106 में 2 का भाग कर लीजिए, चाहे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, एक ही बात है। तो 106 भागित 2, ठीक है, प्लस 11 दूनी 22। ठीक, 106 में 2 का भाग कर लीजिए, कितना आएगा, 53 प्लस के 22, ये आपका हो जाएगा 75। 75 आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर 25% बढ़ जाती है, संख्या ए और बी में अनुपात क्या बताइए। देखिए दो संख्या है आपकी ए और बी। ठीक है, आपको बोला कि संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर, बी में कितना जोड़ा जा रहा है, तो बी में जोड़ा जा रहा है कितना, संख्या ए का 50%। जब संख्या ए का 50% हम बी में जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, बी में कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी ये जो वैल्यू हो जाती है वो किसके बराबर हो जाती है, बी के 25% की वृद्धि के बराबर, यानी बी के 125% के बराबर हो जाएगी। बी 25% की वृद्धि के बाद में क्या हो जाएगा, बी का 125% हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आई वो बी के 125% के बराबर निकल के आएगी। बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 25 से 5 बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, 50 से 1 बार, 50 से 2 बार। तो यहाँ पर आपका बी है प्लस 1/2 ए बचेगा, इधर बचेगा आपका 5/4 बी बचेगा। बी को इधर ले जाइए, यहाँ बचेगा आपका a/2 बराबर 5/4 बी माइनस के बी, घटा देंगे, इधर बचेगा 1/2, इधर बचेगा आपका 5 माइनस के 4 यानी कि b/4। दोनों का अनुपात पूछा था, तो दोनों का अनुपात देखिए 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, अनुपात हो जाएगा आपका 1:2, a अनुपात b हो जाएगा आपका 1:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। यदि p माइनस क्यू का 50% p प्लस क्यू के 30% के बराबर है तो q बराबर p का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए p माइनस क्यू का कितना परसेंट, 50%, किसके बराबर दे रखा है आपको, p प्लस क्यू के 30% के बराबर दे रखा है। हमें यहाँ से p और q का परसेंटेज चाहिए पहले, तो
तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो भी खत्म। 5 गुणा अंदर करिए, 5p हो जाएगा माइनस के 5q हो जाएगा बराबर 3p हो जाएगा प्लस के 3q हो जाएगा। 3p इधर आएगा तो इधर कितना बचेगा, 5p में से 3p कटा देंगे तो 2p बचेगा और 5q इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तीनों 5 8q। ठीक है, यहाँ से p और q का रेशियो निकालिए, 8 बट्टे में 2, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, यानी कि 4 बट्टे में 1। पूछा क्या था आपसे, पूछा था कि जो q है p का x% है, यानी जो q है वो p का कितना परसेंट है, x% है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी p का हमें x% निकालना है। ठीक है, q आपका p का कितना परसेंट है, x% के बराबर है, x% की वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, p हमारा 4 है, q हमारा 1 है। ठीक है, तो इसको उल्टा करिए तो q अपॉन p हो जाएगा आपका 1/4। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका q/p परसेंटेज हो जाएगा। इधर 100 का गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएगा आपका 25 बार, ये हो जाएगा आपका 25%, जो कि किसके बराबर है, x% के बराबर है। तो x% की वैल्यू 25% के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। दो संख्याओं का जो योग है उनके अंतर से तिगुना है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो संख्या आपकी x और y है, बोला कि जो उनका योग है यानी जो x प्लस वाई है वो उनके अंतर x माइनस वाई से का कितना गुना है, 3 गुना है। यहाँ से हम x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से x प्लस वाई बराबर 3x माइनस के 3y। ठीक है, अब 3y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y प्लस वाई यानी कि 4y हो जाएगा। इधर आपका 3x में से x कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 से 1 बार, 2 से आपका 2 बार, तो 2y बराबर x, तो x अपन y कितना हो जाएगा, x अपन y बराबर हो जाएगा आपका, y को जल्दी आइए और जिसके बट्टे में जो 1 था गुणा में 1 था वो इधर बट्टे में चले 2/1, दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए किसी व्यवसाय में 64,000 रुपये का निवेश करता है। कुछ महीने बाद 4800 रुपये लेकर बी उसके साथ में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। बी कितने महीने के बाद में शामिल हुआ है, हमें ये बताना। देखिए आपको पता है कि जिस अनुपात में वो निवेश करेंगे उसी अनुपात में उनको लाभ बांटा जाएगा। तो ए ने कितने लगाए, ए ने लगाए 64,000 रुपये, पूरे साल के लिए लगाए हैं, वर्ष के अंत में पूछा है यानी 12 महीने के लगाए हैं। और बी ने कितने लगाए हैं, बी ने लगाए 48,000 रुपये। मान लेते हैं उसने x महीने के लिए लगाए, दोनों का जो लाभ बटेगा वो जिस अनुपात में लगाया हुआ हो उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, और वो अनुपात क्या है, 2:1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 0 से 3 0 खत्म, 12 चौक 48, 4 से कटेगा 16 बार और 2 से कटेगा आपका 8 बार, तो x इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 8 के बराबर होगी। x क्या था हमारा, बी का जो समय था वो था। तो बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, 8 महीने के लिए पैसा लगाया। तो कितने समय के बाद लगाया होगा, पूरा महीना, पूरा साल 12 महीने का होता है, तो 8 महीने के लिए पैसा लगाया बाद में, तो कितने महीने के बाद लगाया होगा शुरू से, तो 12 माइनस के 8 कर दीजिए, यानी कि 4 महीने के बाद में उसने पैसा लगाया। आपको बाद का समय पूछा है जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो इसी दर पर वो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कोई राशि है 4 वर्षों में कितनी हो रही है, तो 2 गुनी हो रही है। पूछे कितने समय में वो उसकी 8 गुनी हो जाएगी। ये आपका गुना वाला चीज़ है, ये आपका समय है। ठीक है, ये वर्ष है, आपको इस तरह से लिखना जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। आपको बोला है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष में कोई राशि 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगी। तो आपको इससे कंपेयर करना है इसका। तो 2 से कितना गुना है, 2 का ये कितना गुना है, तो 2 का गुना कैसे निकालेंगे, तो 8 को आप ले सकते हो 2 की पावर के रूप में, 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे जो समय दे रखा होगा उसको इसकी पावर के रूप में लिखना है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 ही होता है। तो जो घात निकल के आएगी उसका गुणा किससे करना है, आपको समय से करना है। 4 3 12, 12 वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है, क्या करना है कि जो आपको गुना दे रखा है उनका आपस में कंपेयर करना है। तो पहले की तुलना में ये कितना पावर के रूप में लिखा जाएगा, 2 की पावर 3 के रूप में लिखा जाएगा। जो घात निकल के आएगी उस घात का समय से गुणा करना है। 4 3 12, यानी 12 वर्ष में वो राशि अपने का कितना गुना हो जाएगी, तो 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो आपको पता है कि ए 10 दिन में कर रहा है,
और बी 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30 यूनिट, जो कि कुल काम के बराबर होगा। 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। यहाँ दोनों मिलके ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, एक दिन में कर रहे होंगे 3 और 2 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। कुल काम कितना है 30 यूनिट है, तो कितना समय लगेगा काम को करने में। 30 यूनिट काम है और एक दिन में काम कितना करते हैं 5 यूनिट, कितना समय लग जाएगा 6 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुने आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, देखिए यार इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक काम को 12 दिन में कर सकते थे, आदमी क्या हो गए डबल हो गए, डबल हो गए तो दिन क्या लगेंगे आपको आधे लगेंगे, यानी 6 दिन लगेंगे। लेकिन काम क्या होगा उसका भी आधा हो गया, तो दिन फिर आपको और कर जाएंगे उसके भी आधे हो जाएंगे, यानी कि 3 दिन का समय लगेगा। इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो देखिए। आपको फॉर्मूला पता है कि M1 D1 अपॉन में W1 बराबर होता है M2D2 अपॉन में W2। ठीक है, M1 है पहली कंडीशन में आदमी कितने हैं, तो कुछ आदमी मान लेते हैं कि X आदमी है, और D1 दिन कितने लग रहे हैं तो 12 दिन लग रहे हैं, काम कितना कर रहा है 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में आदमी क्या है उनके दोगुने यानी 2x आदमी है, कितने दिन में काम कर सकते हैं वो हमसे पूछा है, तो D2 को D2 रहने दीजिए बट्टे में W2, काम कितना है पहले का आधा, यहाँ पहले 1 यूनिट काम था, अब काम कितना हो गया 1/2 यूनिट हो गया। इसको सॉल्व करना है हमें, तो देखिए 2 ये बटे में है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x से x आपका खत्म हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा आपका 6 वाला, 2 बटे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 बराबर D2 गुणा 2 से ये कट जाएगा फिर 3 बार, D2 कितना आ जाएगा आपका 3 निकल के आ जाएगा। D2 क्या था बाद में जो समय लग रहा है वो था हमारा दिन था, तो दिन कितना निकल के आया 3 दिन का समय निकल के आया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है, साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 30 मिनट का समय लेता है, जब तक दोनों पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखिए कितनी स्पीड से चलता है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी 1 घंटा में कितना जाएगा 11 किलोमीटर जाएगा, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 1 घंटा में चलता है 11 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना चलेगा 11 का आधा यानी कि 5.5 किलोमीटर चलेगा। यानी दूरी कितनी निकल के आई आपकी 5.5 किलोमीटर दूरी निकल के आई, तो ये किलोमीटर में दूरी है, हमें चाहिए किसमें सेंटीमीटर में, तो कैसे चेंज करेंगे 5.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए पहले 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा आपको और करना पड़ेगा। ठीक है, ये दूरी आपकी सेंटीमीटर में निकल के आ गई। ठीक है, यानी जो कुल दूरी है वो कितनी है, कुल दूरी आपकी इतने के बराबर है। इसको आपस में गुणा मत करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आपसे चक्कर पूछा है, जो पहिया है वो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, एक चक्कर में पहिया जो दूरी चलेगा वो 2πr यानी इसकी परिधि के बराबर दूरी चलेगा। आर क्या है इसकी त्रिज्या, तो इसकी जो परिधि होगी ये इतनी दूरी चलेगा एक चक्कर में। ठीक है, तो ये दूरी किसके बराबर होगी, तो इसकी 2πr के बराबर होगी, यानी कि 2 गुणा 22/7, और आर कितना है, आर क्या होता है त्रिज्या, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, व्यास तेरे का 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, 14 का आधा यानी कि 7, 7 से 7 खत्म, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 2 यानी कि 44 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर में दूरी चलेगी कितनी होगी 44 सेंटीमीटर होगी, और कुल दूरी कितनी है इतनी है, तो कितने चक्कर लग जाएंगे, तो चक्करों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी कुल दूरी बटे में एक चक्कर में चलेगी दूरी, यानी कि 5.5 गुणा 1000 गुणा 100 बटे में 44। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में 10 आपका और आ जाएगा, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो खत्म, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। ठीक है, और 4 से कट जाएगा आपका ये 250 बार, 250 गुणा 10 2500, 2500 इंटू 5 12,500, 12,500 चक्कर लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं दे रखी है 15 और 7 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हमें निकालना। देखिए समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, तो समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि इसकी जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर भी होती हैं और एक दूसरे के बराबर भी होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो आपको लंबाई दे रखी है 15 और चौड़ाई दे रखी है 7, और इसका विकर्ण दे रखा है कितना, जो कि दे रखा है 20। ठीक है, जो विकर्ण होता है वो इस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, यानी ये जो क्षेत्रफल होगा वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आपको ये त्रिभुज मिल गया, आपको इस तरह का एक त्रिभुज मिल गया। ठीक है, जिसकी भुजा आपकी 20, 15 और 7 है। यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें और उसका डबल कर दें तो हमें पूरे समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका एक विषमबाहु त्रिभुज बन गया,
विषमवर्ती त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है? विषमवर्ती त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है उसका डेल्टा बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर अंडर में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। ये हीरोन फार्मूला होता है, उस फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। एस क्या होता है? अर्थ परिमाप। एस क्या होता है? अर्थ परिमाप, यानी कि एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। तीनों भुजाएं कितनी कितनी है? 20, 15 और 7। तीनों का योग कर लेंगे तो 20, 15 और 7 का योग करेंगे, यानी 15, 7 और 20 का योग बटे में 2, तो ये निकल के आएगा आपका 15, 7, 22 और 20, 42, 42 बटे 2 यानी कि 21 निकल के आएगा। उसकी आपकी अर्थ परिमाप निकल के आ गई 21। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा अंडर में एस कितना आया था आपका 21 गुणा एस माइनस का ए, यानी 21 माइनस का ए। एक इसको मान लीजिए आप, किसी भुजा को मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। तो ए एस माइनस के यानी 21 माइनस के 15 कितना होगा? 6। 21 माइनस के 7 कितना होगा? 14। और 21 माइनस के 20 कितना होगा? 1 होगा। यानी डेल्टा की वैल्यू आपकी निकल के आई 21 गुणा 6 गुणा 14। इसको आप और तोड़ सकते हो, 21 को ले सकते हो आप 7 गुणा 3, इसको 6 को 6 रहने दीजिए, इसको ले सकते हो आप 14 गुणा को 7 गुणा 2। 2 7 हैं तो इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा वर्गमूल में से, और देखिए 3 दूनी 6 इंटू 6 में से एक 6 और बाहर आ जाएगा, यानी क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के आया किसका? एक त्रिभुज का। एक त्रिभुज का 42 है तो पूरे समांतर चतुर्भुज कितना होगा? इसका डबल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 42 गुणा 2 यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक बेलन के वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, दे रखा है आपको एक अनुपात हो। यदि उस लंबवती बेलन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जो बेलन होता है इस तरह से बेलन होता है, इसका बकपृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है? ये वाला साइड में जो होता है चिकना पार्ट, वो उसका बकपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका ये भी जुड़ता है, और आमने सामने जो वृत्ता का क्षेत्रफल होता है वो भी आपका जुड़ता है। तो जो बेलन है उसका बकपृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। और जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में h+r होता है, ठीक है। दोनों का आपको अनुपात दे रखा है कितना? 1:2। क्लियर? ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 2πr से 2πr खत्म, ऊपर बचेगा h, नीचे बचेगा h+r बराबर 1/2। 2 गुणा h में करेंगे तो 2h हो जाएगा, और 1 का गुणा h+r में करेंगे तो h+r ही रहेगा। h इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2h में से एक h बचेगा, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? h ही बचेगा, और इधर आपका r बचेगा। यानी h और r मिलकर क्या है? दोनों की समान मात्रा है। h बराबर किसके है? r के है, ठीक है। जितना h है उतना ही क्या है? r है। अब आपको दे क्या रखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि आपको 2πr h+r की वैल्यू दे रखी है कितनी? 616, यानी कि 2πr h+r की वैल्यू दे रखी है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप r की जगह पे h रख लीजिए, यहाँ पे h की जगह पे r रख लीजिए। तो यहाँ पे h की जगह पे मैं क्या रखता हूँ? r रखता हूँ। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? आपको 2 गुणा 22/7 गुणा r h+r, यानी r+r कितना हो जाएगा? 2r बराबर 616। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 22 से कितने में कटेगा? 22 दूनी 44, और ये आपका 44, 17, 22 8 176, 22 दूनी 44, 17 बचेंगे, और 22 8 176, 28 बार कटेगा, और 2 दूनी 4, 4 से कितने में कट जाएगा आपका? 7 बार। 7 गुणा 7 यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 7 गुणा 7 होगी। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 7। त्रिज्या आपकी निकल के आ गई 7। जितनी त्रिज्या है उतनी ऊंचाई है, तो एच पी कितना होगा? 7 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या और ऊंचाई दोनों मिल गई कितनी? 7। पूछा कहता है बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन निकाल सकते हैं हम। तो देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। वॉल्यूम बराबर होता है πr²h, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर आप कितने निकल गई? 7। 7 गुणा 7, एच पी कितना है? 7 ही है। गुणा कर लीजिए, 7 से 7 खत्म, तो हो जाएगा 22 गुणा 49, ठीक है, जो कि आपका होता है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूले पता है तो आप कर सकते हो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए,
राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम पर नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 पुत्री के नाम पर और शेष संपत्ति पुत्र को दे दी। ठीक है, यदि पुत्र को 6400 रुपये मिले हों तो राम की कुल संपत्ति कितनी होगी? तो देखिए, कुल संपत्ति कितनी मान सकते हैं? 3 और 5 का एलसीएम यानी कि 15। टोटल संपत्ति हमने 15 मान ली। इसमें से वाइफ और डॉटर और सन 3 लोग हैं। तो वाइफ को कितना मिला है? 1/3। 15 का 1/3 कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। ठीक है, 15 का 1/3 कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। और जो पुत्री को मिला है कितना? पुत्री को कितना मिला है? 3/5। किसका? शेष का। टोटल 15 संपत्ति थी, 15 में से 5 तो पत्नी को मिल गई, बच्ची कितनी? 10। 10 का 3/5, 10 का 3/5 कितना होगा? 10 का 3/5 हो जाएगा, आप कहेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पुत्री को कितना यूनिट मिला है? 6 यूनिट मिला है। पत्नी को 5 यूनिट मिला है। बचा हुआ किसको मिला है? पुत्र को मिला है। तो कितना बच गया? टोटल 15 था, इसमें से 5 और 6 11 बट गया, बचा कितना? 4 यूनिट बचा। पुत्र को मिला है 4 यूनिट। इनको संपत्ति मिली है वो 5:6:4 के अनुपात में मिली है। लेकिन पुत्र को एक्चुअल में मिला कितना है? 6400 मिला है। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो 6400 दे रखी है। 4 यूनिट की वैल्यू 6400 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600 हो जाएगी। यानी 4 का कितना गुना है? तो 1600 गुना है। पूछा क्या? कुल संपत्ति। कुल संपत्ति कितनी थी? 15 यूनिट थी। तो 15 का कितना गुना करना है आपको? 1600 गुना करना है। 15 से 1600 गुना करेंगे कितना जाएगा? 240 पे 2 जीरो, यानी कि 24,000 हो जाएगा। कुल संपत्ति कितनी हो जाएगी? 24,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ये आपको सवाल दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए, ये आपको दे रखा है अंडर में 0.25 बटे में 0.0009 गुणा अंडर में 0.09 अपॉन में 0.36। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, दशमलव को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद है। यहाँ से पॉइंट आपका हट जाएगा। यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 4 अंकों के बाद है। तो पॉइंट कैसे एडजस्ट करेंगे? यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा? 4। अब पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा। अब आपका बचेगा कितना? ऊपर बचेगा आपका 2500, नीचे बचेगा आपका 9 बचेगा खाली। यहाँ बचेगा आपका ऊपर 9, नीचे बचेगा आपका 36। 2500 का वर्गमूल कितना होता है? 50। 9 का वर्गमूल आपका 3, यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 मिल जाएगा, यहाँ 36 का वर्गमूल 6 मिल जाएगा। ठीक है, 3 से 3 खत्म, 2 से 3 बार, 2 से 25 बार, 25/3 यानी कि 8 से 1/3 आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो लाभ का परसेंटेज बताइए। 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब आपको छूट दे रखी हो और लाभ दे रखी हो तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या संबंध होता है? यानी क्रय मूल्य यानी CP अपॉन में MP बराबर होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 100 माइनस के छूट परसेंटेज बटे में 100 प्लस लाभ परसेंटेज। तो देखिए, 100 माइनस के छूट कितनी दे रखी है आपको? 40 की, और लाभ कितना दे रखा है? तो 20 का। 100 माइनस के 40 कितना हो जाएगा? 60, और 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। यानी आपको CP और MP का रेशियो मिल जाएगा 60/120। यानी यदि वो छूट ना दे तो वो अंकित मूल्य पे बेचेगा, यानी 60 वाली चीज़ को कितने बेचेगा? 120 की बेचेगा। कितने के लाभ पे बेचेगा? तो 60 के लाभ पर ही वो बेचेगा। कितने % का लाभ हुआ? प्रतिशत लाभ बराबर हो क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। कितने % का लाभ हो जाएगा? तो 100% का लाभ हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। लेखक का संबंध पेन से है, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? लेखक क्या किस चीज़ से लिखता है? पेन से लिखता है, यानी पेन जो है वो लेखक का इंस्ट्रूमेंट है यूज करने का। तो डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्या है यूज करने का? अस्पताल नहीं, वार्ड नहीं, औषधालय नहीं, स्टेथोस्कोप इसका यूज करने का होता है। ठीक है, क्लियर है? जिससे क्या नापता है वो? धड़कन सुनने का काम आता है उससे। चलिए, 11 का संबंध 121 से है, तो 13 का संबंध किससे हुआ? तो 11 से 121 कैसे बनेगा? 11 का स्क्वायर कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे कितना जाएगा? 169। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, PQR का संबंध OOO है, तो UVW का संबंध किससे होगा? तो P में से माइनस के 1 करेंगे O आएगा, Q में से माइनस के 2 करेंगे O आएगा, और R में से माइनस के 3 करेंगे तो O आएगा। इसका मतलब U में से माइनस का 1 करना पड़ेगा, तो U माइनस का 1 T आएगा,
बी माइनस के 2 टी आएगा और बी माइनस के डब्ल्यू माइनस के 3 भी टी आएगा, यानी आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रिपल टी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मॉनिटर का संबंध स्कूटर से है, इंजन का संबंध गाड़ी से है, स्कूटर का संबंध हैंडल से है, पिच का संबंध स्टेडियम से है। इसमें आपको क्या बताना है, क्या है, भिन्न वाला बताना है, यानी विषम बताना है। इसमें विषम क्या होगा, देखिए जो मॉनिटर है वो कंप्यूटर का पार्ट है, इंजन गाड़ी का एक पार्ट होता है, पिच स्टेडियम का एक पार्ट होता है, हैंडल स्कूटर का पार्ट होता है, जो स्कूटर है वो हैंडल का पार्ट होता है, नहीं, इसका उल्टा कर दिया है, जो हैंडल है वो स्कूटर का पार्ट है। ठीक है, पार्ट पहले आएगा और बाद वाली मेन चीज़ आएगी, जबकि इसमें उल्टा कर रखा है तो इसका मतलब ये अन्य तीन से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, हैंडल यदि इधर होता, स्कूटर इधर होता तो आपका काम चल जाता, लेकिन इसमें उल्टा कर रखा है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखिए इस 24वें क्वेश्चन में देखिए, इसमें भिन्न बताना है आपको क्या होगा, कौन सा इसमें अन्य से विषम होगा। तो क्या लॉजिक लगा है, देखते हैं इसमें। देखिए इसमें लॉजिक लगा है 6 गुणा 4, 6 चौक 24, 24 का वर्ग किसका होगा, 24 का वर्ग होगा 576। ऐसे ही 7 दूनी 14, 14 का वर्ग कितना होगा 196, 3 दूनी 6, 6 का वर्ग होगा 36, और ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 का वर्ग 49 आना चाहिए, लेकिन है कितना 343 है, जो कि 7 का क्यू है, तो यानी 3 से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। 25 देखिए, 13, 24, 37, 61 और 98, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना है। देखिए क्या लॉजिक लगाए, यदि हम 24 में 13 जोड़ देंगे कितना आएगा 37, 37 में 24 जोड़ देंगे तो 61, 61 में 37 जोड़ देंगे तो 98, 98 में 61 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर 159 आएगा, यानी कि अगले वाले में पिछले वाले को जोड़ना है, कितना आएगा 159। ठीक है, तो 26 देखिए, B2CD, BCD 4, B5, यानी आपको क्रम यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क पर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। देखिए बी का 2 दे रखा है, फिर एक गैप छोड़ दिया है, फिर सी का नहीं दे रखा, डी का दे रखा है, यानी कि बी के बाद में यहाँ पे सी पे आना चाहिए था कुछ ना कुछ, फिर डी पे आया है, फिर दोबारा बी से, फिर सी से, फिर डी पे आएगा। ठीक है, बी के बाद में सी पे आएगा, सी पे कितना आएगा, तो बी पे 2 आया है और डी पे 4 आया, तो सी पे कितना आएगा, सी पे 3 लगेगा बीच में, सी पे 3 किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पे कितना आएगा BC3D, BC3D ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले बी फिर सी फिर डी फिर BCD, इस तरीके से इसमें बढ़ता हुआ क्रम पे लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्यास्त के समय समा सूर्य से विपरीत दिशा में चले, सूर्यास्त का समय कितना तो किधर होता है, सूर्यास्त का समय किधर छिपता है, पश्चिम में छिपता है, किधर छिपता है, पश्चिम में, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्य किधर छिपता है, पश्चिम में छिपता है। ठीक है, अब कह रहा है सूर्यास्त के समय समा सूर्य से विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, विपरीत दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा होगी, समय इस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, फिर कहती है कि वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगी इधर, फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर इधर मुड़ेगी, अब उसका मुख किस दिशा में, ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा तो होगी, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा आपकी पश्चिम है, बी आंसर आपका हो जाएगा। 28 देखिए, एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर उड़ता है, मतलब यहाँ से उड़ाते हैं उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, कितना उड़ता है 40 किलोमीटर उड़ता है, फिर वो पूरब की ओर मुड़ जाता है, कितना चलता है 50 किलोमीटर, 40 उड़ता है फिर 50, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, कितना चलता है 110 चलता है। ठीक है, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, कितना चलता है 50, बाईं ओर मुड़ेगा कितना चलेगा 50 चलेगा, जितना यहाँ था जितना यहाँ पर 50 चल गया, तो इसके ऊपर आ जाएगा एकदम। पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी, यहाँ पे थी, यहाँ से 40 तो ये चल गया और 110 इसके बराबर चल जाएगा यहाँ पे, यानी ये डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस के बराबर होगी, तो 40 + 110 कितना हो जाएगा 150, यानी वो प्रारंभिक स्थिति से 150 किलोमीटर किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। यहाँ से इसकी स्थिति देखेंगे तो कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, कितना होगा 150 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कथन और निष्कर्ष। कथन कह रहा है कुछ लिपिक गरीब है, कुछ लिपिक क्या है, गरीब है, फिर कह रहा है कि ए गरीब है, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो देखिए कुछ लिपिक गरीब है, ए गरीब है, निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि ए लिपिक है, तो इस ए के बारे में ये तो बोला नहीं कि ये गरीब मतलब लिपिक है, तो लिपिक के बारे में तो कोई डेटा इसमें दे नहीं रखा,
ए के पास बड़ा परिवार है, तो ये भी कोई इसमें कथन में नहीं बोल रखा है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता है। देखिए कुछ लिपिक गरीब है, जरूरी नहीं है कि एक ए लिपिक हो, तो ये हमारा पहला वाला नहीं है। और एक के पास बड़ा परिवार है, इस संबंध में इसमें कुछ भी नहीं बोला है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ना तो एक निकल रहा है, ना ही दो निकल रहा है, तो बी आपका निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या आपको बतानी है, कौन सी होगी? 19, 28, 39, 52, 67, 84, 102, कौन सा इसमें अलग बनेगा? देखिए 19 से 28 पर पहुंचेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 9 जोड़ना पड़ेगा। और 28 से 39 जोड़ेंगे तो 11, 39 से 52 13 जोड़ना पड़ेगा, 52 से इधर 15, फिर यहाँ पे आपको 17, यहाँ पे आपको 19 जोड़ना पड़ेगा। जब आप 84 में 19 जोड़ेंगे तो आपको 103 मिलेगा, ना कि 102 मिलेगा। तो ये गलत संख्या कौन सी हो जाएगी? 102 वाली हो जाएगी। ठीक है, यानी आपको दो बढ़त के जोड़ा जा रहा है, 9, 11, 13, 15, 17, 19 जोड़ेंगे 84 में कितना आएगा? 103 आएगा, ना कि 102 है। तो 102 आपका निश्चय क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। 31 देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंधित जो दूसरी संख्या का है। 27 का संबंध 125 से है, तो 343 संबंध किससे होगा? तो देखिए 27 को ले सकते हैं हम 3 की पावर 3, 125 को ले सकते हैं 5 की पावर 3, 343 को ले सकते हैं हम 7 की पावर 3। आगे क्या आएगा? 3, 5, 7, 9, दो का गैप है, तो यहाँ पे आएगा 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 कितना होता है? 729 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। 33 देखिए, उस संख्या का चयन करें जो निम्न की श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर क्या आएगा? देखिए 126, 217, 344, 126 को ले सकते हैं हम। तो 126 कैसे बनाए? तो 126 जो बनाया है वो बनाया है 5 की पावर 3 प्लस का 1। 217 कैसे बनाया? तो ये बनाया आपका 6 की पावर 3 प्लस का 1। 344 बनाया है आपका 7 की पावर 3 प्लस का 1। अगली संख्या क्या आएगी? अगली संख्या आएगी आपकी 8 की पावर 3 प्लस का 1, जो कि आपका 517 होगी। कितनी होगी? 500, सॉरी 5, 6, 7, 8, 8 की पावर 3 प्लस 1, 812 प्लस 1, 813 होगी। सॉरी कितनी हुई? 813। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। देखिए आपको शब्द दे रखा है, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आपको बताना है कौन सा इसमें से नहीं बन सकता है। नहीं वाला बताना है। साइड के अक्षरों को देखना है आपको, इन सबको चेक करना है। तो इस तरह के सवालों का फटाफट चेक करना होता है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पे एस आया है, जबकि इसमें कहीं भी एस नहीं आया है। तो जो ऑप्शन डी है वो आपके इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कथन और निष्कर्ष। कथन कह रहा है, क्या रॉक शो को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए? जो रॉक शो होते हैं उनको, जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं उन पर आधी रात तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? इसके पीछे तर्क दे रखे हैं। पहला है तर्क, हाँ रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं, पर्यटन स्थलीय स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। जो रॉक शो होते हैं उसकी वजह से क्या होता है? टूरिस्ट लोग आते हैं, और टूरिस्ट लोगों के आने की वजह से क्या होता है? जो लोकल इकोनॉमिक होती है वो क्या हो जाती है? एकदम मजबूत होती है ना, उससे क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो पहला तर्क आप एकदम सही है। और दूसरा तर्क क्या है? नहीं, पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं का नुकसान होता है। स्थानीय परंपराओं के नुकसान के संबंध में कथन में कुछ भी जानकारी नहीं दे रखी है। दूसरा आपका निष्कर्ष नहीं, दूसरा तर्क आपका नहीं निकल रहा है। तो सिर्फ एक तर्क निकल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कथन और निष्कर्ष। कथन कह रहा है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, इससे उन्हें समस्या से जूझने और निर्णय लेने की दृष्टि मिलती है। यानी जो आउटडोर गेम होते हैं उनके खेलने के पीछे का कथन दे रखा है कि बच्चे जब मैदान में खेलते हैं तो उनसे उन्हें समस्या से जूझने और निपटने की दृष्टि मिलती है। इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? कथन से कथन कह रहा है कि कथन से निष्कर्ष निकल सकता है कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए मैदान में खेलना बहुत जरूरी है। तो एकदम बात सही है। दूसरा, बच्चे की पढ़ाई और खेल के बीच एक संतुलन होना चाहिए। तो संतुलन के बारे में इसमें कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए मैदान में खेलना बहुत जरूरी है। मैदान के संबंध में इसमें बोला हुआ है, तो एकदम बात सही है। पहला निष्कर्ष आपका निकल रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, पहला निष्कर्ष किस में दे रखा है? डी में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, ये आपका नहीं बनेगा। संतुलन के संबंध में इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो ये तो आपका नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा।
मेरा मुख पूरब की ओर है। डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये आपका साउथ। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। मेरा मुख पूरब की ओर है। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा मुंह किधर है? पूरब दिशा की ओर है। फिर कह रहा है मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ। यहाँ खड़े खड़े मुंह मेरा इधर था, मैं दाईं ओर मुड़ूंगा तो किधर चलूंगा? इधर को चलूंगा। दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूँ, इधर चलता हूँ 20 मीटर चलता हूँ। फिर बाईं ओर मुड़ता हूँ तो 20 मीटर जाता हूँ, बाईं ओर मुड़ूंगा 20 मीटर जाऊँगा और दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाऊँगा। कितना जाऊँगा? 40 मीटर। और फिर से मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ, कितना जाता हूँ? 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक दूरी 20 थी, तो 20 तो ये हो गई और यहाँ से एक्स्ट्रा 20 और चल जाऊँगा इधर को। फिर मैं अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यानी इसकी तुलना में ये दिशा कौन सी होगी? तो ये दिशा कौन सी होगी? तो ये दिशा आपकी कौन सी होगी? साउथ और वेस्ट के बीच की, देन दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।